जय श्री राम दोस्तों, आज के हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज है 23 अप्रैल 2024 और आज मंगलवार भी है और आज हनुमान जयंती भी है। तो आप सभी को सबसे पहले हनुमान जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही हमारे 45 डेज चैलेंज का दूसरा दिन है। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। Let's go. घर में मेरी ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज हो जाएंगी, लेकिन लेग्स की एक्सरसाइज के लिए ना मशीन चाहिए होती है, तो लेग्स में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन वैसे भी काफ़ी सारी बॉडी वेट एक्सरसाइज कर लेंगे हम लेग्स में, लेकिन शायद वो मज़े नहीं आ पाएंगे। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk. तो चलिए दोस्तों, वर्कआउट हो गया अपना कंप्लीट। चलते हैं नीचे, लेते हैं पोस्ट वर्कआउट मील और करते हैं ऑफिस जाने की तैयारी शुरू। चलिए अब अपना ताम झाम लेके चलते हैं नीचे। आज मैं जल्दी उठ गया था 5:30 बजे के आसपास, और देखिए आज कितनी खतरनाक धूप भी निकल गई है। अच्छा हुआ, अब यही करना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा, वर्कआउट जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो अभी ऑफिस के लिए रेडी हो गया हूँ, बस शर्ट पहननी है और दलिया अपना रेडी है। खाते हैं इसको फटाफट से, फिर निकलते हैं। तो चलिए अब चलते हैं ऑफिस, बिल्कुल रेडी है निकलने के लिए। तो चलिए फाइनली निकल चुके हैं ऑफिस के लिए। आज की राइड की शुरुआत करते हैं लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। मेरी गलियों से बाहर निकलते हैं फटाफट से, फिर आपसे मिलते हैं मेन रोड पे। रेडर का ना पीछे से लुक बेकार लगता है मेरे को, दूसरों की देखता हूँ ना तब पता लगता है एक्चुअल, अपना तो पता ही कैसे चलेगा। चलिए जी, अब आ गए हैं मेन रोड पे और अब बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मस्त है। एक्चुअली आजकल ऑफिस में भी सभी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, और आप सभी को पता होगा रिसेंटली लोकसभा इलेक्शन भी स्टार्ट हो गए हैं। तो आज का मुद्दा यही है भैया, लोकसभा के लिए सबसे बेस्ट उम्मीदवार कौन हो। एंड आज की मेरी वीडियो का टाइटल भी यही होने वाला है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है लोकसभा इलेक्शंस को लेकर। सबसे पहले बता देता हूँ, ये किसी की भी व्यक्तिगत सोच पे निर्भर करता है, और मैं अपनी व्यक्तिगत सोच यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। हर इंसान की ना अपनी सोच होती है, तो जो मेरी सोच है वो मैं आपके साथ सामने आज रखने वाला हूँ। तो आपको कहीं लगेगा ठीक है तो आप भी एक लाइक कर देना वीडियो को, पता लग जाएगा मेरे को, हाँ भाई आपकी और मेरी सोच थोड़ा तो मैच करती है। यहाँ पे ना थोड़ा रश हो रहा है, थोड़ा आगे निकलते हैं फिर बात करते हैं विस्तार पूर्वक। देखिए आज मैं जो भी बात करूँगा ना, वो मैं अपने सराउंडिंग्स को लेकर बात करूँगा, क्योंकि जो मेरे आसपास के लोग सोचते हैं, और वैसे भी मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली के लोगों की क्या सोच है और मेरी पर्सनल अपनी क्या सोच है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। आज हनुमान जयंती है ना, तो जगह जगह थोड़ा सा भीड़ मिलेगी, भंडारे बहुत हो रहे हैं आज, बहुत ज़्यादा। तो देखिए सबसे पहले मैं अपनी सोच बता देता हूँ आपको। मैं तो ये सोचता हूँ कि लोकसभा इलेक्शंस जो होते हैं वो प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए होते हैं। तो अभी इस समय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा तो और कोई कैंडिडेट है नहीं जो बेस्ट हो और जो उनको टक्कर देता हो। तो मेरा तो यही मानना है सीधा साधा कि अभी कोई अपोनेंट में ऐसा बंदा ही नहीं है, ऐसा पर्सन ही नहीं है जो उनको टक्कर दे सकता है। या तो अपोनेंट टीम को कोई अच्छा सा कैंडिडेट उतारना चाहिए, उनकी छवि दिखानी चाहिए, क्या उन्होंने किया है, क्या उनके पास काम है, किस बेसिस पे आप उनको उतार रहे हो। कुछ है ही नहीं ऐसा। जब तक एक ढंग का अपोनेंट नहीं आएगा सामने, तब तक हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं। और मोदी जी ने जो अपने पिछले कार्यकाल में जो काम किए हैं, उनका काम ही बताता है, उनका इस बार का रिज़ल्ट अपना उनका काम ही बता देगा। तो वो तो किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के अंधभक्त हैं, उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता अभी भी, क्योंकि मोदी जी ने ना बहुत टाइट कर दी लोगों के लिए सिचुएशन। गवर्नमेंट जॉब्स वालों की फुल अयाशी चलती थी पहले, उनको टाइट किया, उनको काम करने में मजबूर किया। भाई साहब काम ही नहीं करते थे, हाजिरी उनकी कुछ पता ही नहीं होता था, अटेंडेंस लगने लगी, उनको डेली आना पड़ा ऑफिस में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, वो कहते हैं ना एक परिवार में जब पिताजी स्ट्रिक्ट होते हैं तो बच्चों को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए ना तो उन बच्चों का भला ही हो जाता है फिर बाद में। और अगर पिताजी स्ट्रिक्ट नहीं होगे, कर लो बेटा जो करना तुम्हें, तुम्हारी मनमर्जी है, मैं तुम्हें खूब पैसा दूंगा, ये गाड़ी दूंगा, वो दूंगा, तो वो बच्चे अयाशी करते हैं और क्या करेंगे। तो वैसे ही कुछ चल रहा था पहले कुछ सालों में। मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब्स में जितने भी थे अयाशी कर रहे थे। और जो दूसरी बात है वो है जो कैश वाले जो व्यापारी नहीं होते थे, जिनका कैश का बहुत ज़्यादा काम होता था,
मैंने तो पर्सनली देखा है ना, पुरानी दिल्ली में, सदर में, चांदनी चौक में जो बंदे होते थे ना भाई साहब, वो काफ़ी चलते हैं। क्योंकि हुआ क्या था आपको भी पता होगा, मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने बीच में एक बार कैश की वो मोनेटाइजेशन पॉलिसी लाए थे, उसमें कैश का वो करा था, 500 के पुराने वाले नोट बंद हो गए थे, फिर नए आए थे, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। बाद में बेशक उन्होंने कुछ इकट्ठे कर लिए होंगे, लेकिन प्रॉब्लम तो उस समय बहुत हुई थी उनको। तो वो भी परेशान है कि मोदी जब रहेंगे तो ऐसी कुछ ना कुछ करते रहेंगे, हमें परेशान करते रहेंगे। फिर मोदी जी GST ले आए, उनसे भी कईयों को प्रॉब्लम हुई, भैया GST लेना ही पड़ेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, जो काला बाजारी करते थे, जो चोरी करते थे, जो अपनी जॉब में चोरी करते थे, अय्याशी करते थे, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो उन लोगों को मोदी जी तो पसंद आएंगे नहीं ना, बीजेपी पसंद आएगी, तो उनके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। वो तो चाहेंगे ही कांग्रेस आए और फिर से दोबारा से यही सब शुरू हो जाए। और एक पॉइंट है कि भैया मेरे जो आसपास के लोग हैं उनका माइंडसेट ये है कि वो लोकसभा इलेक्शंस को कहीं ना कहीं जोड़ लेते हैं स्टेट पार्टीज़ से, यानी कि जो भी स्टेट पार्टीज़ होती है ना भैया, अभी जैसे दिल्ली में है तो दिल्ली में केजरीवाल जी है। होता क्या है, लोकसभा में टोटल पूरे देश में 543 सीट्स है, तो उन 543 सीट्स में से जो ज़्यादा जिनकी ज़्यादा सीट्स होंगी ना, उन्हीं का प्रधानमंत्री उम्मीदवार चुना जाएगा। तो केजरीवाल जी की तो बस यहाँ पे है और थोड़ा बहुत मिला के पंजाब में है, तो उनके सपने देखना तो बेकार ही है। और मेन जो अपनी अपोनेंट पार्टी है कांग्रेस, उसने घुटने टेक दिए। तो दिल्ली की जनता को ये समझना चाहिए भैया, जब विधानसभा का चुनाव होगा अगले साल 2025 में, तब आप सोच लेना कि केजरीवाल को जिताना है या कमल को जिताना है या कांग्रेस को जिताना है। लेकिन इस समय मैं मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी को वोट देने का इतना कोई मतलब नहीं बनता। बाकी जिसको देना है, जो आम आदमी पार्टी के अंधभक्त हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी थोड़ी सी भी समझ होगी तो वो समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो अगर आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं ना, तो इस चीज़ को समझिए कि लोकसभा इलेक्शंस में क्षेत्रीय पार्टियों का उतना कुछ होता नहीं है, खासकर उन पार्टीज़ का जो मतलब बहुत ही छोटी मात्रा में है, कुछ नहीं होता उनका। उनको किसी ना किसी के साथ मर्ज करना पड़ता है। अब अगर मान लीजिए केजरीवाल की सीट आ भी गई तो उसको करना पड़ेगा मर्ज कांग्रेस के साथ। और याद होगा आपको, जब केजरीवाल आया था तो सबसे पहले उसने कांग्रेस की बट्टागिरी करी थी। कांग्रेस को कहता था कि क्या कर रखा है दिल्ली में इन्होंने, है ना। कांग्रेस को गिरा कर ही आए हैं वो। बीजेपी तो थी ही नहीं दिल्ली में। बीजेपी की जितनी सीट्स आती थी दिल्ली में आज भी आती है उतनी, बल्कि ज़्यादा ही आती होगी। बेसिकली तो आम आदमी पार्टी ने खाया कांग्रेस को, और अभी हाथ मिलाने चले जाते हैं उन्हीं के साथ। बोलते थे पहले चोर हैं वो, अब उन्हीं के साथ हाथ मिलाने चले जाते हैं। तो आम आदमी पार्टी का तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। कई लोग बाइक पे गाने सुनते हुए जाते हैं, कई कुछ करते हुए जाते हैं। मैं डिस्कस करता हूँ आपसे ये सब चीज़ें, लेकिन मुझे मज़ा आता है। पता नहीं आप लोगों को आता है नहीं आता है, लेकिन मुझे काफ़ी मज़ा आता है ये सब डिस्कस करने में, क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा समय यही होता है। लगभग 1 घंटा होता है मेरे पास, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, तो काफ़ी टाइम होता है आपसे बातें डिस्कस करने के लिए। तो अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो ना, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट भी करना, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मोदी जी के आने के बाद इंटरनेशनल लेवल पे जो छवि बनी है ना इंडिया की, वो मैं नहीं मानता आज तक कभी थी। कई बेवकूफ़ बुद्धिजीवी हैं जो कमेंट करेंगे नीचे, लेकिन उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उनकी मानसिकता डूबी हुई है कीचड़ में, गटर में। इस मामले में मैं मानता हूँ अपने ओनर को भाई, वो भी देखो बिजनेसमैन है, लेकिन उनका टोटली सपोर्ट बीजेपी को रहता है। जब भी कुछ ऐसा काम होता है जो मोदी जी ने बहुत अच्छा किया रहता है, जैसे राम मंदिर के उपलक्ष्य में जो काम किया करवाया उन्होंने, जो अपना सहभागिता निभाई, उसमें भी हमारे ऑफिस वालों ने अच्छा काम किया था। तो ये चीज़ मुझे अपने ऑफिस वालों की पसंद आती है। अब देखिए ये भी तो बिजनेसमैन है, लेकिन ये उन लोगों की तरह नहीं चिढ़ते ना। मोदी जी की तो दूरदर्शिता की मैं बहुत दाद देता हूँ। बाकी सारे जितने पॉलिटिशियन है ना, वो बस ब्लेम गेम खेलते हैं। मोदी जी ने मुझे ये नहीं करने दिया, मोदी जी ने मुझे वो नहीं करने दिया। मुझे तो केजरीवाल जी का समझ में नहीं आता, ये दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ समझते हैं क्या। ये कहते हैं, कई बार इन्होंने बोला भाई मोदी जी ने हमारी ये पास नहीं करी, हमें ये नहीं करने दिया। जो रोड चौड़ी थी उनको आपने पतला करवा दिया, बेफालतू के खर्चे करवा दिए सड़कों में, पता नहीं क्या क्या, उनमें अब जंग लग रहा है, खा रहे, पता नहीं क्या हो रहा है। ये भी कहीं घोटाले की देन तो नहीं है कुछ।
जगह जगह अपने अपने वो खुलवाए, क्या है वो जहाँ पर मेडिसिन मिलती है, नाम भी याद नहीं आ रहा मेरे को, वो खुलवाए। उसके लिए मोदी जी ने मना नहीं करा आपको, लेकिन फिर भी आप बोलते रहते कि मोदी जी मुझे ये नहीं करने देते, मोदी जी मुझे वो नहीं करने देते। ये जो चीप पॉलिटिक्स ये लोग खेलते हैं ना, ये सबसे बेकार चीज़ है। अब ज़माना चला गया भाई चीप पॉलिटिक्स का। पहले के टाइम में दंगे हुआ करते थे, अगर आपको याद होगा तो पहले के टाइम पे दंगे हुआ करते थे। कभी कहीं कुछ हो जा रहा है, कभी कहीं कुछ हो जा रहा है, बम फूट जा रहा है। इस तरह की चीप पॉलिटिक्स होती थी पहले। आजकल चीप पॉलिटिक्स का रूप बदल गया है, ब्लेम गेम चल रही है। सबसे बढ़िया तो मेरे को मोदी जी का लगता है, बहुत स्मार्ट गेम खेलते हैं। जो भी अपोनेंट बोलता है उसी की चप्पल उठा के उसी के मार देते हैं, बहुत स्मार्ट तरीके से, मीठे तरीके से। उनको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। उनके अपोनेंट वाले जैसे राहुल गांधी जी हमारे, वही कुछ ना कुछ हेल्प कर देते मोदी जी की कई बार। देखिए पॉलिटिक्स की ज़्यादा तो मुझे नॉलेज है नहीं, लेकिन जितनी भी है मैंने अपनी समझ के अनुसार आज जो भी बातें की है वो अपनी समझ के अनुसार की है। हो सकता है कुछ बातों में मैं गलत भी हो दूँ, तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं गलत होऊंगा तो आप बता देना। लेकिन कमेंट्स में अगर मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई ये तो अंधभक्ति चल रही है, केजरीवाल जी की अंधभक्ति या कांग्रेस की अंधभक्ति, तो उनमें मैं ध्यान नहीं देने वाला। लेकिन अगर कहीं पॉइंट मुझे ऐसा दिखेगा कि हाँ भाई किसी ने जेन्युइनली एक चीज़ कही है, बात कही है, तो उसको ज़रूर कंसिडर करूँगा, उसको ज़रूर लाइक करूँगा मैं भी, अगर मैंने कहीं गलत कहा होगा तो बताना। तो कुल मिला के आज की वीडियो का निचोड़ यही है कि मोदी जी ही आएंगे 2024 में। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है भैया, मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है कि मोदी जी आएंगे। बाकी एक ही वोट है मेरा, उसी वोट के आधार पे कह रहा हूँ, मेरे को बाकियों का नहीं पता। चलिए आज की इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो और आप लोगों के लिए बोरिंग भी हो जाएगी। आज ऑफिस भी टाइम से पहुंच जाऊंगा, 9:50 हो रहे हैं। इस टाइम पे तो मैं यहाँ पे 10:05 पे होता था, तो आज मेरे ख्याल से मैं 10 बजे ही पहुंच जाऊंगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो को करते हैं यहीं क्लोज़। आपसे मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग, अपना ध्यान रखिए। आज भी सारी जगह काफ़ी कलरफुल सा लग रहा है। ये देखो भगवाधारी, आज हनुमान जयंती है ना, तो मेरे को एक गाना याद आ रहा मस्त। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता।